नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ प्रथम के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं राज्य के कार्य और प्रकृति के संबंध में आदर्शवादी सिद्धांत के संबंध में। आदर्शवादी सिद्धांत को विभिन्न अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे दार्शनिक सिद्धांत, आध्यात्मिक सिद्धांत। इस सिद्धांत का जन्म प्लेटो और अरस्तू के विचारों से हुआ और इसके अनुसार राज्य प्राकृतिक और पूर्ण संस्था है। व्यक्ति राज्य के अंतर्गत रहकर ही अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास कर सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य स्वयं में ही एक साध्य है। आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादन प्रमुख रूप से कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रेडले, बोसांके आदि विचारकों के द्वारा किया गया। तथापि इस सिद्धांत का चरमोत्कर्ष हमें हीगल की विचारधाराओं में मिलता है। आदर्शवादी सिद्धांत का अध्ययन दो भागों में किया जाता है। पहला ग्रीन आदि विचारकों द्वारा प्रतिपादित मध्य मार्गीय आदर्शवाद और दूसरा हीगल आदि दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित उग्र आदर्शवाद। मध्य मार्गीय आदर्शवाद का प्रतिपादन कांट और प्रमुख रूप से थॉमस हिल ग्रीन के द्वारा किया गया। ग्रीन एक ब्रिटिश दार्शनिक थे और वह ब्रिटेन के उदारवाद से प्रभावित थे। इसके साथ ही ग्रीन हीगल द्वारा प्रतिपादित आदर्शवाद से ही प्रभावित थे, इसलिए उनकी विचारधारा में उग्र आदर्शवाद और ब्रिटेन के उदारवाद के बीच समन्वय मिलता है और इसी कारण इन्हें मध्य मार्गीय आदर्शवाद के नाम से जाना भी जाता है। मध्य मार्गीय आदर्शवाद यह स्वीकार करता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपनी सामाजिक प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए समाज की रचना करता है और राज्य उसका सर्वोत्कृष्ट रूप है। राज्य मनुष्य के लिए एक अनिवार्य संस्था भी है क्योंकि वह उसी के अंतर्गत अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास कर सकता है। व्यक्ति के लिए राज्य के स्वाभाविक और अनिवार्य बताते हुए प्रोफेसर ग्रीन कहते भी हैं कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। साथ ही ग्रीन या मध्यमार्गीय आदर्शवादी राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं और उनका ऐसा मानना है कि राज्य ऐसी परिस्थितियां प्रदान करता है जिसके अंतर्गत रहकर मनुष्य सदाचार संबंधी नियमों का पालन करता है। आदर्शवादी सिद्धांत राज्य को एक जीवित सावयव मानता है, अर्थात राज्य और व्यक्ति में वही संबंध है जो शरीर तथा अंगों में होता है। व्यक्तित्व का अपना पूरा विकास राज्य में ही कर पाता है। राज्य और व्यक्ति के हित में किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। जिस प्रकार शरीर के अंगों का शरीर से पृथक कोई स्वतंत्र अस्तित्व या इच्छा नहीं होती, उस प्रकार राज्य का व्यक्तियों से पृथक न तो कोई व्यक्तित्व है और न ही कोई इच्छा शक्ति। इसीलिए साधारणतः व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते, लेकिन ग्रीन के द्वारा विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह के अधिकार को स्वीकार किया गया है। साथ ही मध्य मार्गीय आदर्शवादी यह भी मानते हैं कि राज्य का आधार व्यक्तियों की सामाजिक और जन कल्याणकारी इच्छा है। ग्रीन कहते भी हैं कि राज्य शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित होता है और व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन स्वयं अथवा भय के कारण नहीं करता वरन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण ही करते हैं। अनुसार राज्य का प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करवाना है। ये ग्रीन कहते हैं कि राज्य का कर्तव्य यही है कि सत्कर्तव्यों को करने में व्यक्ति के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उन्हें बाधित करे और ऐसी आवश्यक परिस्थितियों की व्यवस्था करे तथा उन्हें स्थिर रखे जिनमें नैतिकता का विकास संभव हो सके। कहते हैं कि शराब खोरी, अज्ञानता और गरीबी नैतिक विकास की बाधाएं हैं जिन्हें दूर करने के लिए राज्य को प्रयत्न करने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी राज्य को निरंकुश सत्ता प्रदान नहीं करते हैं। वह युद्ध विरोधी और अंतर्राष्ट्रीय शांति के समर्थक हैं। ग्रीन के अनुसार आक्रमणकारी युद्ध का कोई औचित्य है ही नहीं। आक्रमण से पीड़ित होने पर रक्षा हेतु ही युद्ध का कोई औचित्य हो सकता है। इस प्रकार ग्रीन ने उदारवाद और आदर्शवाद दोनों के दोष दूर करते हुए एक समन्वयकारी और संतुलित विचारधारा का प्रतिपादन किया। जर्मन विद्वान कांट ने आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादन उदारवादी ढंग पर ही किया, किंतु हीगल ने इस सिद्धांत को अत्यंत उग्र रूप प्रदान किया। हीगल के उग्र आदर्शवाद का परिचय उनके इस कथन से ही प्राप्त किया जा सकता है जिसमें वे कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है, वह सर्वशक्तिमान है, वह कभी कोई त्रुटि नहीं कर सकता और अपने लाभ के लिए बड़े से बड़ा बलिदान प्राप्त करने का अधिकारी है। अंग्रेज आदर्शवादी बोसांके भी हीगल के ही अनुयायी हैं। अब हम उग्र आदर्शवादी सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांतों पर बात करेंगे। आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं, साधन नहीं।
आदर्शवादियों के अनुसार राज्य एक ऐसा साध्य है जिसके विकास हेतु व्यक्ति को अपना बलिदान करने के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। राज्य की तुलना में व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है। व्यक्ति तो राज्य रूपी ध्येय के साधन मात्र हैं, अतः उनके द्वारा पूर्ण रूप से राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली जानी चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार राज्य का अपना पृथक व्यक्तित्व तथा इच्छा होती है और यह इच्छा व्यक्ति की व्यक्तिगत और सामूहिक इच्छा से पृथक होती है और उच्चतर होती है। राज्य व्यक्तियों का समुदाय मात्र नहीं होता, वरन उनकी सत्ता उन व्यक्तियों की समष्टि से भिन्नतर तथा उच्चतर होती है। पुरुषों की सामान्य इच्छा का सिद्धांत आदर्शवादी दर्शन का केंद्र बिंदु है। इस विचारधारा के अनुसार सामान्य इच्छा जो सदैव निस्वार्थ, स्थायी तथा लोकपरक होती है, राज्य के रूप में साकार और मूर्त रूप ग्रहण करती है। इस सामान्य इच्छा में व्यक्तिगत इच्छाओं का उस सीमा तक प्रतिनिधित्व होता है जिस सीमा तक व्यक्तिगत इच्छाएं सार्वजनिक हित से प्रेरित होती हैं। राज्य का कोई भी कार्य व्यक्ति की इच्छा के विपरीत नहीं होता, क्योंकि राज्य उस सामान्य इच्छा के अनुकूल कार्य करता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की आदर्श इच्छा भी सम्मिलित होती है। सामान्य इच्छा का प्रतिनिधि होने के कारण राज्य के सभी कार्य आवश्यक रूप से उचित, विवेकपूर्ण तथा नैतिकतापूर्ण होते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान है, अजर है, अमर है, सर्वाधिकार संपन्न है और नैतिकता का संरक्षक है। इसीलिए व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे राज्य के समस्त आदेशों और कानूनों का पालन करें। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी राज्य की शक्ति असीम है और अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी राज्य को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य अपने उत्कर्ष के लिए इच्छानुसार किन्हीं भी साधनों का प्रयोग कर सकता है। उग्र आदर्शवादियों के अनुसार तो युद्ध भी कोई बुरी बात न होकर अनिवार्य वस्तु और राज्य के उत्कर्ष का एक उपयोगी साधन है। जैसा कि हीगल कहते भी हैं कि युद्ध की स्थिति से ही राज्य के निजी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। आदर्शवादी सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। उनका विचार है कि वास्तविक स्वतंत्रता राज्य के बंधनों के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है। स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान करना है और ये अवसर राज्य के द्वारा ही प्रदान किए जा सकते हैं। इसीलिए मानव की वास्तविक स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में ही निहित है। आदर्शवादी व्यक्तिवादियों या समझौतावादियों की तरह राज्य से पूर्व प्राकृतिक अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। वे अधिकारों को मानव जीवन की एक ऐसी बाह्य परिस्थितियाँ मानते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का आंतरिक विकास संभावित होता है और राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास हेतु बाह्य परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए आदर्शवादी राज्य को ही अधिकारों का जन्मदाता मानते हैं और उनका विश्वास है कि राज्य के द्वारा ही अधिकारों का संरक्षण हो पाता है। आदर्शवादी भी व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं मानते। उनके अनुसार व्यक्ति के वास्तविक हित वही हैं जिनके द्वारा राज्य उनका हित समझा जाए। जब कभी भी व्यक्ति और राज्य के हित में विरोध उपस्थित हो तो राज्य के हितों को उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण समझते हुए प्राथमिकता भी दी जानी चाहिए। उग्र राष्ट्रवाद के संबंध में या हीगल के विचारों के संबंध में राज्य के कार्य क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। राज्य वे सभी कार्य करता है जिन्हें राज्य अपने विवेक के आधार पर उचित समझता है। जहाँ तक आदर्शवादी सिद्धांत की आलोचना का सवाल है, हॉबहाउस, लॉस्की, जोड़ आदि विचारकों के द्वारा इस सिद्धांत की विशेष रूप से उग्र आदर्शवाद की बहुत अधिक आलोचना की गई है। एक प्रमुख आलोचना आदर्शवादी सिद्धांत की यह कहकर की जाती है कि यह राज्य को निरंकुश बना देता है। आदर्शवादी सिद्धांत आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में राज्य की निरंकुशता का प्रतिपादन करते हैं जो उचित नहीं है। ये राज्य को धर्म और नैतिकता से भी ऊपर की वस्तु मानते हैं। साथ ही इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून की मान्यता भी राज्य के लिए ऐच्छिक है और उसके द्वारा इच्छानुसार युद्ध का मार्ग भी अपनाया जा सकता है। इस प्रकार यह धारणा निरंकुशता, संघर्ष, युद्ध एवं हिंसा को प्रोत्साहित करती है। मुसोलिनी ने हीगल के अनुयायी बनकर सैनिकवाद और साम्राज्यवाद को अपनाया, जिसके परिणाम केवल जर्मनी और इटली ने ही नहीं भुगते अपितु पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ। का यह भी मानना है कि आदर्शवादी सिद्धांत व्यक्तियों के व्यक्तित्व और उनकी स्वतंत्रता का बहुत बड़ा शत्रु है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में राज्य की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। व्यक्ति राज्य के द्वारा किए गए कार्यों के उचित अनुचित न्याय पर विचार नहीं कर सकता। यह सिद्धांत व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा उसकी स्वतंत्रता का बिल्कुल अंत ही कर देता है। यह सिद्धांत राज्य को साध्य मानता है, लेकिन वास्तव में राज्य एक साधन मात्र है और जिसका लक्ष्य है मानव कल्याण।
ये बात सत्य है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास राज्य के अंतर्गत ही कर सकता है, किंतु इसका अर्थ ये हम नहीं ले सकते कि राज्य से पृथक व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार आदर्शवाद ने राज्य और व्यक्ति के संबंधों को विपरीत रूप से चित्रित किया है। कुछ आलोचकों का मानना है कि आदर्शवादी धारणा प्रगति विरोधी है, दोषपूर्ण है और भयानक है, क्योंकि इसके अंतर्गत आदर्श अपनाने के स्थान पर दोषपूर्ण यथार्थ स्थिति को ही आदर्श का नाम दिया गया है। इस प्रकार ये सभी आलोचनाएं आदर्शवादी सिद्धांत की होने के बावजूद भी यह सिद्धांत अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत इस सत्य का भी प्रतिपादन करता है कि राज्य स्वाभाविक संस्था है और प्राकृतिक संस्था है और व्यक्ति एवं राज्य के बीच उसी प्रकार के संबंध पाए जाते हैं जिस प्रकार के संबंध शरीर तथा शरीर के अंगों के बीच में है। हीगल के विचार इस संबंध में कुछ उग्र अवश्य हैं, परंतु ग्रीन के विचारों में आदर्शवाद व्यक्ति और राज्य के परस्पर सामंजस्य में विश्वास करता है। इस सिद्धांत का महत्व इस बात में भी है कि राज्य किस प्रकार का होना चाहिए। धन्यवाद।